एप्लीकेशंस ऑफ हेसिस लॉ। लास्ट टाइम जब हमने हेसिस लॉ पढ़ा था तो उसमें उसकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो ये कि अगर आप किसी रिएक्शन की हीट ऑफ रिएक्शन जो है वो प्रैक्टिकली मेजर ना कर सकते हों, जिसकी कई रीज़न्स हो सकती हैं। उनमें से एक रीज़न तो ये है कि समटाइम्स किसी रिएक्शन के दौरान कोई साइड रिएक्शन भी हो रहे होते हैं और आपको प्योर प्रोडक्ट नहीं मिलती, और उस वजह से आप किसी ख़ास पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए डेल्टा एच जो है वो एक्सपेरिमेंटली मेजर नहीं कर सकते। तो उसके लिए आप हेसिस लॉ को यूज़ करते हुए उसी रिएक्शन को वन ऑफ द स्टेप के तौर पर कंसिडर करते हैं। एक साइकिल कंस्ट्रक्ट करते हैं जिसमें मुख्तलिफ रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, और उसमें वो पर्टिकुलर रिएक्शन भी शामिल होता है जिसके लिए डेल्टा एच या एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन जो है वो प्रैक्टिकली कैलोरी मीटर के ज़रिए मेजर ना की जा सकती हो। तो बाकी जो स्टेप्स होते हैं उनकी एंथैल्पी चेंज एक्सपेरिमेंटली मेजर करके, तो वो जो दूसरा अननोन रिएक्शन है जिसकी आप मेजर नहीं कर सके, वो आप हेसिस लॉ के ज़रिए आप उसको मेजर कर सकते हैं। तो उसकी एग्जांपल के लिए आप सपोज़ नहीं बल्कि आप ये देखें कि अगर आपने कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन फॉर्मेशन का रिएक्शन अगर आप देखें तो उसमें कार्बन और ऑक्सीजन के रिएक्शन के नतीजे में ये कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, C+12O2 इक्वल टू CO गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जब आप प्रैक्टिकली इस रिएक्शन को करते हैं तो कार्बन और ऑक्सीजन सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बनाते बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि जो वहाँ पर आप टेम्परेचर वगैरह नोट करेंगे कैलोरी मीटर के अंदर, वो सिर्फ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए ही होगा। ऐसा नहीं होगा, बल्कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन भी इन्वॉल्व होगी। तो इसलिए ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसकी डेल्टा एच फाइंड करना जो है वो कैलोरी मीटर के ज़रिए पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखें, ये रिएक्शन मैंने आपके सामने जो लिखा हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन का, इसकी डेल्टा एच हमने फाइंड करनी है और इसको हम कह रहे हैं डेल्टा एच वन, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मैंने इसको डेल्टा एच वन लिखा है, ये हमने मेजर करनी है। अब हम एक ऐसा साइकिल कंस्ट्रक्ट करेंगे कि जिसके अंदर ये रिएक्शन इन्वॉल्व हो। तो वो साइकिल क्या है कि देखें, कार्बन और ऑक्सीजन का डायरेक्ट रिएक्शन जो है उससे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। इसी को अगर हम स्टेप वाइज लिखें कि पहले कार्बन और ऑक्सीजन आपस में 1 मोल कार्बन हाफ मोल ऑक्सीजन के साथ मिलके 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड बनाए, और उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड का 1 मोल हाफ मोल ऑक्सीजन के साथ मिलके फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनाए। यानी उसी रिएक्शन को जो पहले यहाँ पर आपको एक स्टेप में लिखा हुआ है C+O2 इक्वल CO2, और उसकी डेल्टा एच जो है वो मेजर की जा सकती है एक्सपेरिमेंटली, -393 किलो जूल एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो इसी को हमने दो हिस्सों में लिखा है, 2 स्टेप्स में। यानी ये आप जो पहला रिएक्शन है C+O2 इक्वल CO2, ये एक डायरेक्ट रूट है, सिंगल स्टेप। और दूसरा अब जो मैं आप इसी रिएक्शन को 2 स्टेप्स में लिख रहा हूँ वो एक अल्टरनेटिंग रूट है, यानी 2 स्टेप्स पर मुश्तमिल रूट जिसमें स्टेप वाइज कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। पहले स्टेप में C+12 मोल O2 आपस में मिलके CO बना रहे हैं, और उसकी डेल्टा एच जो है वो हमें फाइंड करनी है, ये मेजर नहीं हो सकती एक्सपेरिमेंटली। और उसके बाद अगला स्टेप हमने ये लिखा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड फिर हाफ मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाए। यानी उसी एक सिंगल स्टेप रिएक्शन को अब 2 स्टेप्स में लिखा हुआ है, और इसको यूज़ करते हुए हम जो अननोन स्टेप है उसकी डेल्टा एच फाइंड कर सकते हैं। हेसिस लॉ के मुताबिक किसी रिएक्शन की जो एक सिंगल स्टेप में एंथैल्पी चेंज है वो बराबर होती है उसी रिएक्शन को अगर आप इनडायरेक्ट रूट में मल्टीपल स्टेप्स में करें तो उन तमाम स्टेप्स की डेल्टा एच के सम के इक्वल होती है। तो सिंगल स्टेप में जो आपने रिएक्शन लिखा था C+O2 CO2, उसके लिए हमने एंथैल्पी चेंज को डेल्टा एच से रिप्रेजेंट किया था, और इनडायरेक्ट रूट में जो 2 स्टेप्स लिखे थे उनके लिए एंथैल्पी चेंज को डेल्टा एच वन और डेल्टा एच टू लिखा था। तो हेसिस लॉ के मुताबिक डेल्टा एच वन मस्ट बी इक्वल टू डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू। इसमें जो वैल्यूज़ हमें एक्सपेरिमेंटली मेजर हो सकती हैं उसमें वो जो डायरेक्ट रूट की डेल्टा एच थी -393 किलो जूल पर मोल एक्सपेरिमेंटली मेजरेबल है, और डेल्टा एच टू यानी ये जो इनडायरेक्ट रूट का दूसरा स्टेप था जिसमें CO और हाफ O2 मिल के CO2 बना रहे थे, वो भी मेजरेबल है, और उसकी एंथैल्पी चेंज -283 है। तो वो जो अननोन स्टेप जिसकी डेल्टा एच हमें फाइंड करनी थी वो हम इस इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं। तो ये अगर आप इनकी साइड्स चेंज करें, -393 वाली साइड पे आप -283 को ले जाएं तो वहाँ जाके ये प्लस हो जाएगा,
और आपके पास जो डेल्टा एच आ जाएगी, डेल्टा एच वन दैट विल बी इक्वल टू -110 किलो जूल पर मोल। तो इस तरह से हेसेस लॉ को यूज़ करते हुए आपने एक ऐसे रिएक्शन की डेल्टा एच फाइंड कर ली जो कि एक्सपेरिमेंटली कैलोरीमीटर के ज़रिए मेजरेबल नहीं थी। इसी तरह की एक और एग्जांपल आपकी एक्सरसाइज में है, जिसमें सल्फ़र और ऑक्सीजन का रिएक्शन दिया हुआ है और सल्फ़र डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है, और आपसे कहा गया है कि इसकी आपने एंथैल्पी चेंज, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करनी है, और आपको कुछ डाटा दिया हुआ है, उस डाटा को यूटिलाइज़ करना है आपने। उस डाटा में आप देखें कि दो रिएक्शंस दिए हुए हैं। एक रिएक्शन में सॉलिड सल्फ़र जो है वो 3/2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ मिलके सल्फ़र ट्राइऑक्साइड गैस फॉर्म कर रहा है, और उसके बाद दूसरे रिएक्शन में सल्फ़र डाइऑक्साइड और हाफ मोल ऑक्सीजन मिलके सल्फ़र ट्राइऑक्साइड फॉर्म कर रहे हैं। इन दो रिएक्शंस को यूज़ करना है, और हमने जो अननोन डेल्टा एच है, यानी S+O2 इक्वल टू SO2, वो हमने फाइंड करनी है। तो इसका तरीका ये होगा कि ये जो आपको डाटा दिया हुआ है, आपने इसको इस तरह से सेट करना है कि आपको इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करने पे वो इक्वेशन हासिल हो जाए जिसकी डेल्टा एच आप फाइंड करना चाहते हैं। तो आप इन दोनों इक्वेशंस पे ज़रा गौर करें, तो आप देखें कि आपको जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसमें सल्फ़र रिएक्टेंट साइड पे होना चाहिए। तो ये पहली वाली इक्वेशन में सल्फ़र रिएक्टेंट साइड पे है। इस इक्वेशन को आप इसी तरह रहने देंगे, इसको आप इसकी साइड वगैरह चेंज नहीं करेंगे। जबकि दूसरी इक्वेशन में आप देखें, सल्फ़र डाइऑक्साइड और हाफ मोल ऑक्सीजन मिलके SO3 बना रहे हैं, जबकि हमारे पास जो जो अननोन रिएक्शन था जिसकी डेल्टा एच हमने फाइंड करनी थी, उसमें सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है ये प्रोडक्ट साइड पे है। तो वो जो इक्वेशन नंबर 2 है जिसमें सल्फ़र डाइऑक्साइड रिएक्टेंट साइड पे लिखी हुई है, हम इसको उल्टा देंगे, इन्वर्ट कर देंगे, इस इक्वेशन को इन्वर्ट करेंगे, और जो रिएक्टेंट्स हैं उनको प्रोडक्ट साइड पे ले जाएंगे, और जो प्रोडक्ट हैं उनको रिएक्टेंट साइड पे ले जाएंगे, और उसके बाद हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। ये देखें, पहले वाली इक्वेशन तो एज सच लिख ली, S+3O2 3/2O2 इक्वल SO3, जबकि दूसरी इक्वेशन को हमने उल्टा दिया है, उसमें SO3 प्रोडक्ट साइड पे थी, उसको रिएक्टेंट साइड पे ले आए हैं। आप देख सकते हैं ये SO3 इस साइड पे आ गई, SO2 और हाफ O2 प्रोडक्ट साइड पे चले गए हैं। और एक और अहम बात आपने याद रखनी है कि जब आप किसी इक्वेशन को इन्वर्ट करेंगे तो उसकी जो डेल्टा एच वैल्यू होगी उसका साइन चेंज कर देंगे। आपको जो डाटा गिवन था उसमें डेल्टा एच टू -198.2 किलो जूल थी। जब हमने इस इक्वेशन को इन्वर्ट किया है तो आप डेल्टा एच टू की वैल्यू जो है उसका साइन चेंज कर देंगे और +198.2 कर देंगे इसे। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करें, आप देखें कि ये SO3 इस पहली वाली इक्वेशन में ये प्रोडक्ट साइड पे है, दूसरी इक्वेशन में ये रिएक्टेंट साइड पे, ये दोनों कट जाएंगे। अपोजिट साइड पे अगर सेम चीज़ें हो तो वो कैंसिल हो जाती हैं, जबकि SO2 सल्फ़र जो है वो इसी तरह नीचे लिखा आ जाएगा। ऊपर वाली इक्वेशन में 3/2O2 है रिएक्टेंट साइड पे, और 1/2O2 है प्रोडक्ट साइड पे। ये जब दूसरी साइड पे 1/2O2 आएगा तो इस 3/2O2 में से माइनस हो के पीछे सिर्फ O2 बच जाएगा। तो S+O2, उसके बाद दूसरी साइड पे आप चले जाएं, ये SO3 जो है ये कैंसिल हो गया, और ये हाफ O2 दूसरी साइड पे चला गया, तो यहाँ पर क्या बचा, SO2। तो आपने इस इक्वेशन को ऐसे सेट किया और ऐड किया कि आपके पास वो इक्वेशन हासिल हो गई जिसके लिए आप डेल्टा एच फाइंड करना चाहते थे। अब आप इन डेल्टा एच वन और डेल्टा एच टू को जब ऐड करेंगे तो हेसेस लॉ के मुताबिक दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा एच, ये फाइनल रिएक्शन की डेल्टा एच आपके पास आ जाएगी -395.2 +198.2। द आंसर विल बी -197 किलो जूल। तो इस तरह जब भी हेसेस लॉ को आपने यूटिलाइज़ करना है, डाटा दिया हुआ हो, तो आपने जो इक्वेशन आपको चाहिए उसके मुताबिक डाटा में दी गई इक्वेशंस को आपने सेट करके ऐड कर देना है, तो आपके पास फाइनल इक्वेशन भी आ जाएगी और करेक्ट आंसर भी आ जाएगा।